नाउ 14th लेक्चर ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। हम लोग आज 14वां और लास्ट लेक्चर सॉल्यूशन का हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 सॉल्यूशन का 14th लेक्चर, 14वां लेक्चर। कहां? इन नौशाद हाइट्स केमिस्ट्री चैनल ऑफ यूट्यूब। The today's topic is Von Hoff factor I. What is Von Hoff factor? Von Hoff जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था, उसने एक फैक्टर दिया, इसको I में शॉर्टकट से I से जाते हैं। ये क्या है भाई? Von Hoff फैक्टर। ये एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी से रिलेटेड टॉपिक। ये क्या बताता है? Von Hoff factor is a ratio of experimental or observed value of colligative property by theoretical or normal value of colligative property, है ना? यानी कोई भी सॉल्यूट या सब्सटेंस को जो हम लेते हैं, अब उसको पानी में घुला दिया या कोई सॉल्वेंट में घुला के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो या तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल पार्टिकल बनाएंगे। और डिसोसिएशन में क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल टूट के कई पार्टिकल बनाएंगे। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है ना? और हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। और इसी को कहते हैं हम लोग वॉन हॉफ फैक्टर। क्या करेंगे कि ये हो गया क्या है? ये रेशियो, इट इज द रेशियो of the experimental या observed value of colligative property to the theoretical या calculated value of colligative property। यानी जितना आप एक्सपेरिमेंट से देखते हैं या डिसोसिएशन एक्सचेंज के बाद जो colligative property है वो बाय जितना उसको होना चाहिए, जो theoretically जितना होना चाहिए वो, यही हो गया Von Hoff factor, है ना? यानी Von Hoff factor I equal to what? This is experimental। एक्सपेरिमेंट से देखा या ऑब्जर्व, जो हम लोग निरीक्षण करते हैं, observed value of colligative property। observed value of colligative property by theoretical या calculated value of colligative property। जो डिफिनेशन लिखा ना उसी को हम लोग इसमें लिखते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं या इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। कैसे भाई? तो देखिए, अगर किसी चीज को हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है? एसोसिएशन या डिसोसिएशन, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ particles after association या डिसोसिएशन, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी कोई भी सब्सटेंस को सॉल्यूशन में बनाते हैं, सॉल्वेंट में घुला के, तो उसमें वह सब्सटेंस, वह सॉल्यूट जो जुड़ के या टूट के जो नंबर पार्टिकल बनाता है, ये उसी का मोल्स। यानी आफ्टर डिसोसिएशन या डिसोसिएशन, टूटने या जुड़ने के बाद, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन यानी मिलने के बाद, संयोजन के बाद या वियोजन के बाद, जुड़ने के बाद या टूटने के बाद जितने पार्टिकल्स होंगे उनका मोल्स, है ना? आफ्टर। अब वही चीज बिफोर ले लेंगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका ऊपर की तरफ moles of particles, not after, before, शुरू में जितना लेते हैं, before association
बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, है ना, बिफोर एसोसिएशन। ओके, ये भी हो गया व्हाट ऑफ फैक्टर के लिए, है ना, न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं जो बताएंगे आगे। और आप जानो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब टूटेगा या जुड़ेगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, तो एब्नॉर्मलिटी है, तो ये ऊपर है न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और बिफोर पहले जो है वो जो है एक्चुअल है, नॉर्मल है, वो नीचे है डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यानी तीसरा डेफिनेशन ये जो है ऊपर लिखा है मॉलिक्यूलर मास, तो इसको लिखेंगे हम लोग नॉर्मल मोलर मास या नॉर्मल मोलिकुलर मास। ओके, नॉर्मल मोलर मास बाय एब्नॉर्मल मोलर मास। ये हो गया, एब्नॉर्मलिटी आती है डिसोसिएशन के बाद। तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, आपने जाना कि नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। पार्टिकल्स की नंबर बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास घटेगा, और नंबर पार्टिकल घटेगा तो नॉर्मल, है ना, तो एब्नॉर्मलिटी है। तो नीचे वाला हो गया नंबर पार्टिकल पहले जितना था वो ऊपर चला गया नॉर्मल मोलिकुलर मास, और ऊपर में जो था वो नीचे आया एब्नॉर्मल मोलर मास, है ना। यानी आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, यानी कोलिगेटिव property is directly proportional to number of moles of particle, देखा था हम लोग कल के लेक्चर में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और इसी को इस्तेमाल करके, है ना, रेसिप्रोकल है इनवर्स है तो नीचे ऊपर चला गया, ऊपर नीचे चला गया। इस तरह से बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए 3 फार्मूला इस्तेमाल में आया आपको, जिससे न्यूमेरिकल मैं आज बताऊंगा। तो एक हो गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए, ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है ना। और इस तरह से बॉन्ड ऑफ फैक्टर को आपने जाना। अब आप जानिए कि अलग अलग सॉल्यूट के लिए आई का वैल्यू क्या होगा। यानी अगर सॉल्यूट में एसोसिएशन होता है, नंबर पार्टिकल्स जुड़ते हैं, संयोजन होता है, तब आई का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। फिर नंबर पार्टिकल घटता है, यानी सॉरी, अगर संयोजन होता है एसोसिएशन, तब आई का वैल्यू क्या होगा। और डिसोसिएशन होता है, नंबर पार्टिकल बढ़ता है, तब आई का वैल्यू क्या होगा। और एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों में कुछ ना हो, नॉर्मली बिहेव करे सॉल्यूट, तब आई का वैल्यू क्या होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जो हम लोग देखते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको ये तीनों जो है फॉर्मूला ये बन गया, या डेफिनेशन कहिए या फॉर्मूला कहिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये तीनों आप। ओके, नाउ अब बॉन्ड ऑफ इक्वेशन पर बेस्ड है कि वैल्यू ऑफ आई यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर डिसाइड्स, बतलाता है, डिसाइड्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नेचर क्या है, ये वैल्यू ऑफ आई डिसाइड, डिसाइड का मतलब बतलाता है, ये बतलाता है, बतलाता है। ओके, अब आए, इसमें 3 केस है। केस 1, अगर आई का वैल्यू, अगर देखिए इसमें ये बताना है कि आई का वैल्यू को पता होगा ना, तो हम निकाल सकते हैं इन सॉल्यूट का नेचर सॉल्यूशन में क्या है, यानी उसे एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, देन द सॉल्यूट अंडरगोज, होता है, अंडरगोज का मतलब होता है, अंडरगोज डिसोसिएशन, तब सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है ना। यानी
as for example value of I for KCl in aqueous solution। aqueous solution में KCl का वैल्यू कितना होगा? तो आप जानिए कि KCl है, ये डिसोसिएट करेगा तो बनेगा K प्लस और Cl माइनस। ये एक्वस में पानी में डिसोसिएशन करेगा। कितने पार्टिकल कितने हो गए? ये हो गया 1 पार्टिकल और ये हो गया 2 पार्टिकल हो गया। तो वैल्यू ऑफ I फॉर KCl ये कितना होगा भाई? तो आप जानिए कि आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? 2। अब बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गया? 1, यानी ये हो गया 2 हो गया, यानी बढ़ गया। उसी तरह से केस 2 ले लीजिए। केस 2 if I is less than 1 then the solute undergoes यहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन, then the solute undergoes association। solute में संयोजन होता है, जुड़ जाता है ना? अब जैसे ले लीजिए आप वैल्यू ऑफ I फॉर एसिटिक एसिड बेंजीन, फॉर एसिटिक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। तो क्या होगा भाई? एसिटिक एसिड देखिए, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का लीजिएगा, अभी हमने बताया पिछले लेक्चर में। तो ये एसोसिएट बेंजीन में, कहां भाई? बेंजीन में। तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलके एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल हो जाएगा, है ना? यानी यहां पर कितने पार्टिकल हो गए भाई? तो 2 पार्टिकल्स और यहां कितना? तो 1 पार्टिकल। ये क्या हो रहा है? एसोसिएशन। और यहां क्या हुआ था? डिसोसिएशन हो गया। तो नंबर पार्टिकल कितना? 1, पहले कितना? 2, यानी 0.5। इस तरह से देख लिया कि डिसोसिएशन में नंबर पार्टिकल बढ़ गया, I का वैल्यू बढ़ जाता है, एसोसिएशन में घट गया। अब तीसरा केस है कि सॉल्यूट नॉर्मल बिहेव करे, ना उसमें एसोसिएशन हो और ना उसमें डिसोसिएशन हो, है ना? यानी if I equal to 1 then the solute behave normally, then the solute behaves normally। यानी नॉर्मली का मतलब ना उसमें डिसोसिएशन होता हो ना एसोसिएशन होता हो, ना टूटता हो और ना जुटता, है ना? पार्टिकल का नंबर सेम रहता, ठीक है? अब जैसे कौन-कौन चीज भाई? तो जनरली नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो, जैसे वैल्यू ऑफ I फॉर ग्लूकोज ले लीजिए या सुक्रोज ले लीजिए या यूरिया ले लीजिए, ये सब लीजिएगा 1 होगा, क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, यहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं होता है। और इस तरह से बॉन्ड ऑफ फैक्टर बहुत सुंदर से हमने पढ़ाया। इससे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी तो बिल्कुल नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अब हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर पर बेस्ड यानी I पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन I। Now let's start. Welcome to नौशाद नाइस केमिस्ट्री। आज हम लोग 14th लेक्चर का ही बचा हुआ पार्ट देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा थ्योरेटिकल पोर्शन बॉन्ड ऑफ फैक्टर I, और आज उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑफ फैक्टर I। क्वेश्चन है 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन,
यानी मोलैलिटी है 1.06 ऑफ ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड इज हीटेड टू its boiling point, इसको boil point में गर्म किया जाता है। The solution has the boiling point 100.18 डिग्री सेल्सियस। boiling point solution का हो गया, boiling point of the solution के तरह। Determine the Von-Hoff factor for trichlorosilicic के भी दिए हुआ है, मोलर, boiling point, एलिवेशन, कांस्टेंट वाटर के लिए। तो आ जाइए, कोई भी न्यूमेरिकल में आपको पता है जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन पढ़ के डाटा को कलेक्ट कर देंगे, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या वांटेड है, क्या चाहिए, और इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्शन, फिर सिंपल कैलकुलेशन। तो आइए डाटा कलेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आइए 1.00 मोलर इक्वल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 1, 1.00 से मतलब 1 हो गया, 1, इसको मोलैलिटी कहिए, मोलैलिटी m यानी मोलैलिटी इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TBS, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.18 डिग्री सेल्सियस, और प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट आप जानते ही हैं 100 डिग्री सेल्सियस, वी नो, हम जानते हैं। और आपको पता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी TB नॉट से ज्यादा हो जाएगा TBS, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आ जाइए, तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डेल TB इक्वल टू TBS माइनस TB नॉट, और डेल TB क्या हुआ, डेल TBS क्या हुआ, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन 100.18 माइनस TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 100, और घटाइएगा तो 0.18 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो कहिए, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया, क्योंकि डिफरेंस में यूनिट का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिख सकते हैं आप। चलिए, डाटा कलेक्शन हो गया कि भी दिया हुआ है। अब आइए फॉर्मूला सिलेक्शन, चूंकि डेल TB इक्वल टू I KB इंटू M। अच्छा, और आ जाइए ट्राइथम। अब इसमें निकालना क्या, डिटरमाइन द Von-Hoff फैक्टर, Von-Hoff फैक्टर निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड आउट I, आपको निकालना है इसमें I निकालना है, इसमें आपको I निकालना, Von-Hoff फैक्टर I निकालना है। चलिए, अब आइए फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB इक्वल टू TBS, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस I इंटू KB इंटू M, दिस इज द फॉर्मूला। और अब आ जाइए इस वैल्यू को इसमें बैठाने पर, अब I इक्वल टू हो जाएगा Von-Hoff फैक्टर डेल TB बाई KB इंटू M, डेल TB KB इंटू M, ठीक। और अब आप क्या कीजिए कि पुटिंग द वैल्यूज, putting the values in this expression, तो I की जगह I इक्वल टू
डेल्टा टी की जगह बैठा लीजिएगा 0 डेल्टा टी 1.0.18 और केबी की जगह केबी 0.512 into m, मोलैलिटी m हो गया 1 और इसको टोटल कैलकुलेट करके आप देखिए तो कैलकुलेट करने पर आएगा 0.35 क्योंकि रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके ठीक चलिए। Now second question of numerical. First question was based on elevation of boiling point delta TB and second question is based on depression of freezing point का घटना delta TF। अब आइए क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl का अमाउंट बताइए यानी उसका मोल्स बताइए which must be added to 1 kg of water, है ना, जो 1 kg और वाटर में घुला हुआ है। ठीक है, 1 kg वाटर घुला हुआ कितना मोल है यानी मोलैलिटी बताना है सो दैट ताकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बाय 2 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2 केल्विन और K यानी फ्रीजिंग पॉइंट मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कितना होता है आपको पता है। तो चलिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले डाटा कलेक्शन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन। तो आ जाइए क्या है भाई कि डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2K ये आ गया ये वैल्यू और निकालना है मोलैलिटी M यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी के KCl सॉल्यूट KCl इन या पर केजी ऑफ वाटर। तो ये आपको पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी के वाटर ये आपको निकालना है। ठीक है, और केव तो दिया हुआ है यहीं पर। अब चूंकि ये सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट जो है वो आयनिक है इसलिए ये आयंस में टूटेगा। तो चूंकि फॉर KCl क्या होगा भाई, तो KCl टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में यानी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड कितना भाई 2, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड 2 इसलिए I जो हो गया यहां पर 2 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ 2 हो गया तो क्या होगा I का फैक्टर मालूम है कि नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन 2 है तो 2 बाय 1 है, 2 बाय 1 हो गया। ठीक है, तो ये डाटा कलेक्शन हो गया। अब आइए फार्मूला सिलेक्शन। चूंकि डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M ये हो गया आपको फार्मूला। और आपको निकालना है यहां क्या भाई, तो यहां निकालना आपको है ये M निकालना है, ये M निकालना है, मोलैलिटी निकालना है ना, अमाउंट पर केजी यानी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो M इक्वल टू डेल्टा TF बटे बाई I इंटू KF हो गया। अब आ जाइए putting the values in above expression we get, हम पाते हैं क्या पाते हैं, तो M इक्वल टू डेल्टा TF की जगह हम बैठा देंगे 2 और I की जगह हम बैठा देंगे ये भी 2 क्योंकि 2 पार्टिकल में टूटता है और KF की
जगह यहां पर है 1.86 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 1/1.86 और कैलकुलेट कीजिएगा 1 में डिवाइड कीजिएगा आप 1.86 से यू विल गेट 0.54 मोल पर केजी, 0.54 मोल पर केजी या मोलेलिटी, मोल पर केजी या मोलेलिटी कहिए। एंड दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन फिनिश्ड। Now numerical 3, third numerical, based on bond of factors. Determine the osmotic pressure of a solution. किसी solution का osmotic pressure आप निर्धारित कीजिए prepared by dissolving 25 मिलीग्राम of K2SO4, जो 25 मिलीग्राम K2SO4 को बुलाना होता है। किसमें? In 2 liters of water, 2 लीटर पानी में at 25 डिग्री सेल्सियस। Assuming that माना गया है it is completely dissociated, ये पूरी तरह आयन में टूट जाता है, ये मान लिया गया है। R का वैल्यू यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है और एटॉमिक मास दिया हुआ है जिसको जोड़ के हम लोग मॉलिक्यूलर मास K2SO4 का निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले डाटा कलेक्शन। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट K2SO4 है ना, इसका मास आ जाइए भाई, तो कितना है 25 मिलीग्राम, तो 25 मिलीग्राम। और आपको पता है कि हम लोग ग्राम में इसको लेंगे, तो ग्राम में लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर -3 ग्राम। चलिए ये हो गया WB। अब आ जाइए मोलर मास या मोलिकुलर मास MB K2SO4 का, है ना, मोलर मास। तो आ जाइए K का कितना होता है 39, कितना K 2, सल्फर का कितना है भाई तो 32, ऑक्सीजन का कितना है 16, कितना ऑक्सीजन 4, सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 174। R का वैल्यू भी है, MP का वैल्यू हो गया। उसके बाद आ जाइए आप वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर। टेम्परेचर कितना है भाई, तो टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 प्लस 2 73 यानी 298 केल्विन। चलिए ये भी हो गया। अब आइए, चूंकि ये सॉल्यूट है, आयनिक है, इसलिए आयंस में टूटेगा, नेचुरली नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, तो फैक्टर हम लोग को आई का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है फॉर K2SO4 क्या होगा, K2SO4 टूट जाता है, K2SO4 टूटेगा 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस, यानी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, कितना आयन बनता है, तो टोटल बनता है आयन 3। अब बॉन्ड ऑफ फैक्टर में आपको पता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन कितना भाई, तो 3 है ना, नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन तो 1 यानी कि 3 हो गया, ये भी हो गया। अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, पाई, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। सारा वैल्यू निकाल दिया। अब आपको पता है पाई का क्या होता है, पता है, सबसे पहले निकालेंगे पाई का होता है ICRT। तो हम लोग पहले ये NB निकाल लेंगे, NB नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ सॉल्यूट, WB by MB। WB कितना है जी, तो ये हो गया 25 इंटू 10 पावर -3 और MB कितना है 174। तो चलिए
ये हो गया NB का वैल्यू आपको पता है। हो गया, ये सवाल क्लियर हो गया, निकल गया आपका। अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर 5 बराबर ICRT, where you know pi is osmotic pressure, I is Van Tau factor, C is concentration and R is solution constant, D is temperature। चूंकि पता है concentration बराबर होता है number of moles by volume, NB by V, तो यहां पर बैठा लिए pi equal to Ni की जगह पर बैठा लिएगा NB, सॉरी I की जगह I रहने दीजिए और C की जगह बैठा लिएगा NB by V into RT। तो मेन फॉर्मूला आपका अब ये बन गया, जिससे आपको निकलेगा पाई। तो आ जाइए I की जगह पर क्या बैठाइएगा, I की जगह पर बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 हो गया। NB की जगह क्या बैठाइएगा भाई, NB ये टोटल हो गया, NB आपको ये पूरा हो गया। तो 25 into 10 power minus 3 by 174, ठीक है। V है तो 1 by V, V की जगह पर वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 2 लिख दिया, इनटू R है गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 0.0821 और T है तो T टेम्परेचर है, इसका वैल्यू 298, क्या बता दिया। और सबको कैलकुलेट आप कीजिएगा, कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, इट विल टेक टाइम, ये आप कर सकते हैं मैन्युअली कीजिए या कैलकुलेटर से कीजिए, एग्जाम में अपना मैन्युअली कीजिएगा। अब जैसे भी आप आपको कैलकुलेट कीजिएगा so you will get the final value 5.27 into 10 power minus 3, 5.27 into 10 power minus 3 और ये एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द टुडेज लेक्चर। और इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा स्टाइल चेंज करते हुए, मोर और लेस सब एक ही तरह का था लेकिन हल्का सा स्टाइल चेंज करते हुए 3 क्वेश्चन हमने बताया। इसको आप प्रैक्टिस करिए, बार-बार सेम क्वेश्चन को आप बनाइए और उसके बाद होम असाइनमेंट में देता हूं, उस होम असाइनमेंट को आप कीजिए। Now home assignment homework है based on Van Tau factor, Van Tau factor के न्यूमेरिकल पर बेस्ड हमने 3 क्वेश्चन बताया और होमवर्क देख लीजिए इस पर, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं क्लास वर्क में या होमवर्क में, वो सारे क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं या बिहार बोर्ड के 12th क्लास के आईएससी के या सीबीएसई 12th क्लास के बैक ईयर क्वेश्चन से, या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो पूछे जाते हैं आईआईटी नीट या पहले जो सीबीएसई मेडिकल था जो भी था, तो ये सीएमटी इन सबके बैक ईयर क्वेश्चंस को ही कलेक्ट करके हम देते हैं ताकि जो तेरा होमवर्क होगा और जो क्लास वर्क होगा, जो भी क्वेश्चंस को बनाइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा उम्मीद है कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे या फिर हल्का फुल्का डाटा चेंज करके रह सकता है, ठीक है। और इस तरह से आप इसको बनाइए, है ना। और इस तरह से हमारा ये क्लास खत्म हुआ Van Tau फैक्टर, और इस तरह से ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन विद न्यूमेरिकल हमने आज के क्लास में फिनिश किया। अब इसके बाद का क्लास हमारा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बाद लेक्चर नंबर 15 में हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और फिर हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगा कि आप फिट जितना जल्दी हो सके, आप अगर नहीं किया है तो नौशाद नाइस केमिस्ट्री चैनल को YouTube पर है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और नीचे बनी हुई घंटी को दबा दें। और उसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल्स है इसको आप कलेक्ट करें और इसको आप जहां तक हो सके फैलाएं। अब इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जैसे भी आप कर सकते हैं। बच्चों को कहिए, इससे क्या होगा कि ये सब मटेरियल जितना फैलेगा उतना बच्चे बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में, बहुत बेहतरीन बैलेंस तरीके से ये 15 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। अगर कोई बच्चा सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेक्चर 1 2 3 4 5 यूट्यूब पर से ढूंढ करके
उसको तैयार करता है। और जो जो चीज जहां पर समझ में नहीं आती है, राइटिंग अगर छोटा लगता है, तो उसका उपाय है कि आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके देखिए, है ना, या उसको पॉज कर दीजिए वीडियो में ही, आप वीडियो पॉज करके देखिए। आवाज अगर साफ सुनाई नहीं पड़ती है तो आप जो है ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए लो साउंड पर, और इस तरह से आप क्लियरिटी से साउंड भी सुन सकते हैं और लेटर भी आप जो भी वर्ड्स है या सेंटेंस है या पैराग्राफ या जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी बताया वो सब आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट आपको लेना होगा इसके लिए, ये अलग बात है, लेकिन आप ये दोनों काम कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ईयरफोन से साउंड की क्लियरिटी नहीं हो तो ईयरफोन से सुनिए, और अगर बोर्ड पर लिखे हुए मैटर की क्लियरिटी नहीं हो तो आप उसको या तो पॉज करके देखिए, जहां जहां पर मैंने कोशिश किया है कि बोर्ड को क्लियर छोड़ने जहां तक हो सके। मेरे बॉडी से बोर्ड ओवरलैप बहुत कम हुआ है, बहुत कम लग रहा है, तो पूरी कोशिश किया हमने। तो उसको पॉज करके देखें, उससे भी बात नहीं बने तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें जो रिटन मटेरियल है उसका, और उसको जूम कर करके देखें। सिस्टमेटिक फॉर्म में कॉपी को तैयार करें और कॉपी को एक एक लेक्चर को बढ़िया से पढ़ें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बनता है, प्रॉब्लम उठता है, कोई डाउट आपको मिलता है, कुछ समझ में बात नहीं आती है या कोई कंफ्यूजन आ जाता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर फिर आपको लिख देते हैं 9334332711। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है और मैं इससे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं। इससे हाँ हो सकता है जिस वक्त आप मुझे फोन करें या व्हाट्सएप करें तो उस वक्त मैं ना उठाऊं, लेकिन मैं जब फुर्सत मिलेगी तो हमको उसका सही रिप्लाई आपको हम जल्द ही जितना हो सकेगा और दे दें। और इस तरह से हमारा इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने के बाद गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ओके, गुड बाय।